हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 ऊतक टिश्यूज इसका नाम है, जिसमें हम स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू देखिए क्या होते हैं। ये एक विशिष्ट कार्य करती है और को विभाजित होने की शक्ति खो देती है। मतलब विभजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या काम होता है, क्या नाम होता है उनका। तो विभजोतक वाली सेल ये देखिए विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। मतलब इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, विभाजित होने की शक्ति खो देती है। तो देखिए जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण कहने का मतलब है कि स्थायी ऊतक का निर्माण कब हो रहा है। स्थायी ऊतक का निर्माण हो रहा है जब विभजोतक की सेल जो होती है वो विभाजित नहीं होती, और विभाजित नहीं होती तो परमानेंट हो जाती है, स्थायी हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती है। तो देखिए इसमें डायग्राम भी दे रखा है आपके कि विभिन्न प्रकार के इसमें अब सभी इसमें देखिए क्रियाकलाप है 6.6 सॉरी 6.2। क्या होता है देखिए इसमें, एक पौधे के तने को लीजिए, अपने शिक्षक की सहायता से उसे पतले सेक्शन काटिए। अब सभी सेक्शन को सेपरेनिन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें और कवर स्लिप से ढक के उसमें देखते हैं हम। तो देखिए ये ऐसे एक तना लिया, उसका सेक्शन काटा बिल्कुल बारीक, उसको स्लाइड पे रखा, सेपरेनिन से रंजित कर लिया, उसके बाद में उस पर ग्लिसरीन की बूंद डाली और कवर स्लिप लगा दी ऐसे, और उसको हम जो माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं तो हमें ये संरचनाएं दिखाई देती है। तो देखिए ये संरचनाएं जब हमें दिखाई देती है तो हमें पता लग जाता है कि स्थायी ऊतक क्या होता है। आगे देखिए, आगे आता है इसमें स्थायी ऊतक के प्रकार। तो पहला आता है उसमें सरल स्थायी ऊतक। देखिए एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। एपिडर्मिस जो होती है उसी के नीचे होती है। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा नाम से यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिका जो भित्ति होती है सेल वॉल, ये क्या होती है, पतली होती है, और ये जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्राय बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। तो कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। ये हो गए इनके रिक्त स्थान। ये रिक्त स्थान हो गए इनके बीच में। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये ऊतक प्राय भोजन का भंडारण जो करते हैं वो करती है। उसका काम क्या होता है, इनका भोजन का भंडारण करने का काम होता है। तो देखिए कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो पैरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर क्लोरोफिल होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जहां पर ये पैरेन्काइमा होता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल होता है। तो देखिए स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जब इनमें प्रकाश संश्लेषण होती है तो इनको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा जब ये क्या करती है, भोजन बनाती है, और भोजन का जब ये भंडारण करती है तो इन्हें पैरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है।
जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिका होती है। गुहिका का मतलब खाली स्थान होते हैं, जिसके कारण ये जल में उतर आती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जो जल में जाती है उनको क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। जो जल में जाती है इनको एरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। तो तीन प्रकार के हो गए, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तीनों को आपको समझना है। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। एक आ गया कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा अलग अलग है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेन्काइमा और कालेनकाइमा। ठीक है, तो ये देखिए इसका क्या काम होता है कि यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है और बिना टूटे लचीलापन लाता है। मतलब जो डंडी आसानी से मुड़ जाती है पूरी तरीके से, वो इसी के कारण होती है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। इनके कोने जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं, ऐसे कोने, ये कोने, ये कोनों से मोटी होती है इस प्रकार से। आगे देखिए, तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा एक और आ गया, देखो स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा भी यहाँ पर काम में आता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। देखिए नारियल का छिलका होता है वो इसी के कारण, स्क्लेरेन्काइमा के कारण ही क्या होता है? कठोर होता है। तो पौधे के भाग को क्या बनाता है? ये कठोर। आगे देखिए, इसमें यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। इस ऊतक में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान भी नहीं होता, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होता। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तने में होता है, संवहन मंडल में होता है, पत्तों की शिराओं में होता है। तो देखिए क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, अगला आता है क्रियाकलाप इसमें। तो इस क्रियाकलाप में क्या बताना चाहता है आपको, देखिए क्रियाकलाप देखेंगे हम। बेटा इसके नोट्स आप टाइम टू टाइम बनाते जाइए जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 कि रियो को ताजा पत्तियों को ले लेंगे, रियो की ताजा पत्तियां ले लेंगे, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़ेंगे कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखेंगे। इसमें कुछ बूंद सैपरेनिन की डालेंगे और कुछ समय पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख देंगे और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढककर देखेंगे। तो इन्होंने एक पत्ती ली है इस प्रकार से, ये पत्ती ली और इसको यहाँ से ऐसे खींच के और दो टुकड़े कर लिए इसके। फिर इसको जो है सैफरन डाला और इसकी स्लाइड तैयार की, कवर स्लिप लगाई और इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो देखिए कि जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। जिसकी आपने स्लाइड बनाई है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस जो होती है मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब ये जल का क्षय नहीं होने देती है। तो देखिए एपिडर्मिस जो होती है
पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। मतलब एपिडर्मिस का कार्य जल की क्षति को रोकना तो है ही, पर ये जो होती है वो पौधे के सभी भागों की रक्षा भी करती है बेचारी। ठीक है, बहुत अच्छा काम है इसका। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी बना देती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। एक लेयर बना देती है इसके ऊपर एपिडर्मिस, एक लेयर होती है एपिडर्मिस की, एक कवर बन जाता है। वो क्या करता है कि जल को बाहर नहीं जाने देता और कवक और जो वायरस वगैरह होते हैं उनको भी अंदर नहीं आने देता पत्ती के अंदर। तो इसका काम क्या हुआ, रक्षा का काम हुआ, और उसके जल को भी ये बाहर नहीं जाने दे रही है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिका को उत्तरदायी तो रक्षा करना का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती है। मतलब इसमें स्थान नहीं होता, अगर स्थान होगा तो जल बाहर निकल जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अगर स्थान होगा तो जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान ये नहीं छोड़ती है। तो आगे देखिए, सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। एपिडर्मिस जो होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको दिखेंगे, छोटे छोटे छिद्र उसमें होते हैं। तो देखिए, इन छिद्रों को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। एपिडर्मिस के छिद्र, इनका नाम होता है स्टोमेटा। ठीक है, देखिए स्टोमेटा में दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। स्टोमेटा जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान तो करता ही है, और वाष्पोत्सर्जन भी करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में ये पूरा हिस्सा लेता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वाष्पोत्सर्जन भी इसी के कारण होता है, स्टोमेटा के कारण। आगे देखिए, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं हैं, जड़ों की वो क्या करती है, पानी को सोखने का कार्य बहुत उच्च स्तर पर करती है, उच्च स्तर पर। तो देखिए, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीय विभजोतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। कॉर्क, जिसको आप सबसे बाहर की भित्ति बोलते हो, जो नीम का पेड़ हुआ, कोई भी पेड़ हुआ, उसमें जो बाहर कठोर आवरण होता है तने के ऊपर ऐसे तना खड़ा रहता है, जिसको आप अपने गांव की भाषा में घिसके लगाते हो, उसको गांव की भाषा में छीड़ा बोलते हैं उसको। जिसको आप फुंसी वगैरह हो जाती है नीम का तो आप घिसके लगाते हो, वो हर पेड़ में पाया जाता है। तो वही होता है। तो ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा में पानी के लिए अभेद बनाता है। सुबरिन नामक पदार्थ होता है इसमें, सुबरिन। ये सुबरिन नामक पदार्थ क्या होता है कि ये पानी और इनको जाने नहीं देता अंदर, इसीलिए अभेद बनाता है। इसका मतलब कि ये सूखी हुई होती है, मृत कोशिकाएं होती है। अब इसके बाद में आता है बेटा सरल ऊतक, आपने पढ़ा। अब आता है जटिल ऊतक। देखिए जटिल ऊतक क्या होता है बेटा, जटिल ऊतक पढ़ेंगे। ये काम आप साथ के साथ करते जाना, चित्र बनाते जाना। चित्र भी बहुत सारे हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा बेटा इस चैप्टर को। चित्र भी बनाते जाना, और मैं जिन शब्दों का आपको अर्थ समझा रहा हूँ वो भी आप समझते जाना। देखिए जटिल स्थायी ऊतक, सेकंड नंबर।
जटिल स्थायी ऊतक में देखिए बेटा क्या होता है, अभी हमने सरल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बेटा जटिल। तो अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे, तो जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं, जो कि एक ही जैसे होते हैं सारे ऊतक। अब आता है अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक क्या कहलाते हैं? जटिल ऊतक कहलाते हैं बेटा। तो ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। जाइलम और फ्लोएम देखिए, जाइलम और फ्लोएम क्या कार्य है इनका? इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। संवहन का मतलब कोई पोषक तत्व लेके जा रहा है, कोई जल लेके जा रहा है, कोई खनिज लवण लेके जा रहा है, क्या क्या लेके जाते हैं देखिए, अब हम देखेंगे इसमें। तो जाइलम ट्रैकिड वाइका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड एवं वाइका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये देखिए जाइलम जो होता है वाहिका, उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या आता है कि जाइलम फाइबर, इनसे मिलकर ये जाइलम रेशा बना हुआ होता है फाइबर। ट्रैकिड एवं वाइका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। ट्रैकिड और वाइकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पानी और खनिज लवण जो है, पानी और खनिज लवण जाइलम लेके जाता है। पानी व खनिज लवण, इसका संवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्र भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है और फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिकाएं हैं। मतलब भोजन, फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। भोजन जो है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाना फ्लोएम का वर्क होता है। फ्लोएम और ये जाइलम। जाइलम का जल व खनिज लवण को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने इसको पढ़ा, चैप्टर को पार्ट 2 पढ़ा। अब इसका जो है आगे आपने पादप ऊतक पढ़ लिए पहले, अब इसके बाद में आएगा बेटा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो देखिए आगे देखेंगे हम अगले पार्ट में जंतु ऊतक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बचे रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।